नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र व तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न हालात का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से फोन पर बात की। दुनिया में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन दुनिया में 8.36 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस दौरान 13,000 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई है। भारत में अब भी रोजाना सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। उन्होंने वहीं की ऑस्ट्रेलियन सुपीरियर सर्विस 2020 परीक्षा को पास कर लिया है। अब उनका सिलेक्शन पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए हो सकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज वैक्सीन की बहुत कमी है। यदि हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण को पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एयरपोर्ट से सीधे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचते हैं। यहां पर जेपी नड्डा के साथ उनकी बातचीत चल रही है। नड्डा से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा के महासचिव BL संतोष और अन्य नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। चलिए गौर करते हैं अब समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र व तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न हालात का जायजा लिया है। इस क्रम में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से फोन पर बात की। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री देश के विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री से फोन के जरिए संपर्क साध रहे हैं और संक्रमण के हालात का जायजा ले रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने फोन पर कहा कि महामारी की दूसरी लहर का सामना महाराष्ट्र ने बेहतरीन तरीके से किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से सहायता की मांग करते हुए आग्रह किया कि वे महाराष्ट्र को ऑक्सीजन व अन्य जरूरी मदद दें। देश के सर्वाधिक संक्रमित राज्यों में शामिल महाराष्ट्र में महामारी की दूसरी लहर के कारण हालात खराब हैं। हालांकि अब मुंबई समेत कई अन्य शहरों में स्थिति बहाल होने लगी है। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु में संक्रमण 10 मई से 24 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस फैसले का ऐलान करते हुए बताया कि अनिवार्य गतिविधियों के लिए अनुमति रहेगी। मुंबई में ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधक पर BMC की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी की गई है। एक और जहां देश भर में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की महामारी हो रही है, वहीं बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए जिस प्रकार से ऑक्सीजन का प्रबंध किया है उसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट में की है। दरअसल देश में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बताया है कि 92,000 मरीजों का आंकड़ा पार हो चुका है। अत्यंत घनी आबादी वाला महानगर मुंबई सिर्फ 235 टन ऑक्सीजन के सहारे अपने मरीजों को देखभाल कर रहा है। तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ एवं MR शाह की पीठ ने सवाल उठाया कि दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है, और उन्होंने दिल्ली सरकार को BMC से सीखने की भी सलाह दी है। दुनिया में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन दुनिया में 8.36 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान 13,000 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई है। भारत में अब भी योजना सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। बीते दिन यहां 4.1 लाख कोरोना मरीज मिले। वहीं ब्राजील में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार पहुंच गया है। उधर इंग्लैंड ने विदेश यात्रा पर लगाई गई पाबंदियों पर ढील देना शुरू कर दिया है। पुर्तगाल और इजराइल समेत 12 देशों को यहां ग्रीन लिस्ट में डाला गया है। वहीं नेपाल, मालदीव और तुर्की के रेड लिस्ट में डाला गया है, यानी इन देशों की यात्रा करने से लोगों को मना किया गया है। ऐसे ही ग्रीन लिस्ट वाले देशों में जाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी और ना ही वापस आने पर क्वारंटीन करना होगा। यह नियम 17 मई से लागू हुआ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन की साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल को मंजूरी दी है। शुक्रवार देर रात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी जानकारी दी। चीन के लिए यह राहत की बात है क्योंकि एक दिन पहले ही फिलीपींस ने चीन से इस वैक्सीन को लेकर 1000 डोज वापस लेने को कहा था। चीन ने यह अप्रूव्ड वैक्सीन इस
कई देशों को बतौर डोनेशन दी थी। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन ज्यादातर देशों में लोग इस वैक्सीन को लगवाने से कतरा रहे हैं। चीन ने अब तक अपने यहाँ सिर्फ 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। दूसरी वैक्सीन का नाम साइनोवेक है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। उन्होंने वहां की सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज 2020 परीक्षा को पास कर लिया है। अब उनका सिलेक्शन पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया है। सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले के रहने वाली सना रामचंद की उपलब्धि हासिल की है। सना ने पाकिस्तान की मीडिया को बताया, मैं बहुत खुश हूँ लेकिन हैरान नहीं, क्योंकि मुझे बचपन से सफल होना पसंद है। मैं इस चीज की आदी हो चुकी हूँ। इसके अलावा सना ने बताया कि जब वे स्कूल में थी तो वहां भी टॉप की करती थी। कॉलेज और फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्विस की परीक्षा में टॉप पर था, इसलिए उनका ख्याल भी CSS की परीक्षा को लेकर ऐसा ही रहा। सना ने बताया कि उन्होंने घर के एक कमरे में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी। हालांकि कराची में एक कल्याणकारी CSS संस्था में इंटरव्यू की प्रैक्टिस की थी। सना पाकिस्तान के हिंदू आबादी वाले सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले में रहती हैं। वे पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने सिंध प्रांत के चंदका कॉलेज में MBBS की डिग्री हासिल की है। फिलहाल वे कराची से सिविल हॉस्पिटल में जॉब कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज वैक्सीन की बहुत कमी है। यदि हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। दिल्ली में 18 वर्ष से ऊपर के 1.5 करोड़ लोग हैं, इसलिए हमें 3 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। इसमें से दिल्ली सरकार को अब तक केवल 40 लाख खुराक मिली है। हमें 2.6 करोड़ और खुराक चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली सरकार को प्रति माह कोविड-19 वैक्सीन की 80 से 35 लाख खुराक मिली तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। CM केजरीवाल ने कहा कि अगले 3 महीने के लिए हमें 80 से 85 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए। हम आज रोज 1 लाख वैक्सीन लगा रहे हैं, हमें रोज 3 लाख वैक्सीन लगानी होगी। हम बड़े आराम से अपनी कैपेसिटी 3 लाख वैक्सीन की कर सकते हैं। 50,000 वैक्सीन 45 साल की उम्र के लोगों को और 50,000 वैक्सीन 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग रही है। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली को टीकों का पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने असम में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर चर्चा करने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को शुक्रवार को दिल्ली तलब किया है। राज्य के दोनों नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एयरपोर्ट के सीधा भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के घर पहुंचे हैं। यहां पर JP नड्डा के साथ उनकी बातचीत चल रही है। नड्डा से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा के महासचिव BL संतोष और अन्य नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। असम में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिली है। दरअसल असम में भाजपा दूसरी बार सत्ता में वापसी है, लेकिन पार्टी ने इस बार मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को चुनाव में आगे नहीं किया। पार्टी ने प्रदेश के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर ज्यादा भरोसा किया है। चुनाव के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा की दावेदारी सबसे ज्यादा रही है। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रदेश की कमान किसके हाथ सौंपी है। पार्टी में मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। पार्टी और संगठन के कुछ नेता सर्बानंद सोनोवाल को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व असम में रंजन गोगोई को कमान सौंपेगी, लेकिन उनके दावे को भाजपा नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।
बात है। वाडीलाल फ्लिंगो चोको ब्राउनी। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। कोरोना से हो रही मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस महामारी में अब तक कई दिग्गजों की मौत हो चुकी है। वहीं शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा का कोरोना से निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख जताया। वे अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि विवाद पर 30 सितंबर 2010 को लखनऊ पीठ द्वारा सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले में शामिल रहे। निधन की खबर मिलने के बाद उनके गांव और समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। बुलंदर शहर में दानपुर नगर के हवेली परिवार में उनका जन्म हुआ था। 74 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा वर्तमान में नोएडा के सेक्टर 12 में रहते थे। उनके परिवारजन अंकित गौतम ने बताया कि गुरुवार रात वह बिल्कुल ठीक थे। शुक्रवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया। दोपहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए काउंसलिंग ऐप लॉन्च किया है। इस काउंसलिंग ऐप का नाम दोस्त फॉर लाइफ है। इस काउंसलिंग ऐप को पेश करने का मकसद विद्यार्थियों को साइकोसोशल बैलेंस में सुधार करना है। कोरोना के इस दौर में जब विद्यार्थियों के बीच मानसिक अवसाद पनपना है, ऐसे में यह काउंसलिंग ऐप उनकी मदद करेंगे। इस ऐप के जरिए CBSE 10 मई से अपने वार्षिक काउंसलिंग प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इस काउंसलिंग ऐप में शैक्षणिक, सोशल, इमोशनल और व्यवहार संबंधी सामग्री भी मौजूद है। इस ऐप के जरिए विद्यार्थी के परीक्षाओं की चिंता, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, अवसाद और स्पेसिफिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए इस ऐप में कई फीचर होंगे, जिनमें काउंसलिंग सेशन, एक्सपर्ट एडवाइस, 12वीं के बाद क्या कोर्स करें इसके लिए गाइडेंस, मेंटल स्वास्थ्य संबंधी टिप्स और कोविड-19 संबंधी ऑडियो वीडियो प्रोटोकॉल शामिल है। इस ऐप के जरिए CBI विद्यार्थियों के लिए फ्री में लाइव काउंसलिंग सेशन आयोजित करेंगे। इस ऐप के साथ 83 वॉलंटियर जुड़े हुए होंगे, जिनमें 66 भारत में हैं। काउंसलिंग सेशन हफ्ते में 3 बार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगा। काउंसलिंग स्लॉट सुबह 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे और 1:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होगी। अभिभावक और विद्यार्थी काउंसलिंग में चैट बॉक्स के जरिए जुड़ सकेंगे। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां पत्थर तोड़ने वाली विस्फोट सामग्री में धमाका होने से कम 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। अभी मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने का आशंका है। यह घटना आज सुबह करीब 10 बजे कलासापाड़ू ब्लॉक के मलीमापे में गांव में हुई है। यह घटना आज सुबह कलासापड़ू ब्लॉक में मलीपल्ले गांव में हुई है। बता दें कि सभी पीड़ित खदान में काम करने वाले मजदूर हैं। कहा जा रहा है कि मलबे के नीचे कुछ और मजदूर फंसे हुए हैं। कलासापड़ू के उप निरीक्षक गीता मददिलेटी ने आज सुबह जिलीटन की छड़े का एक बड़ा मलीपेलवा गांव के पास ही खदाने में ले जाया गया है। जब श्रमिक सामग्री उतार रहे थे, अचानक जिलीटन की छड़ें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शवों को निकाल लिया गया है। 4 अन्य व्यक्ति लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी। इंदौर में पुलिस ने देर रात ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष यतीन्द्र वर्मा को पकड़ा है। उसके पास से 2 ऑक्सी फ्लो मीटर भी बरामद किए गए हैं। कालाबाजारी को उजागर करने के लिए राजेंद्र नगर TI ने खुद मोर्चा संभाला। रात 10 बजे पीड़ित परिवार का सदस्य बनकर व्यक्ति को कॉल किया। करीब 2 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। राजेंद्र नगर TI अमृता सोलंकी ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के चलते ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ऐसे में लोग जैसे तैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था तो कर ले रहे हैं, लेकिन उसमें लगने वाले ऑक्सीफ्लोमीटर के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। इसी का फायदा उठाकर लोग इसकी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं।
ये लोग 3 से 4 गुना तक वसूल रहे हैं। ऐसे ही एक शिकायत मेरे पास रात में आई। पता चलता है कि यतेंद्र वर्मा नाम का व्यक्ति अधिक दाम में ऑक्सीफ्लोमीटर उपलब्ध करवा रहा है। इस पर मैंने पीड़ित परिवार के सदस्य बनकर रात करीब 10 बजे इसे कॉल किया। उसने बताया कि वह 7,000 रुपये में ऑक्सीफ्लोमीटर उपलब्ध करवा रहेगा। पहले तो उसने कहा कि वह 3 पुलिया पर डिलीवरी दे देगा, किसी को भी भेज दीजिए। मैंने परेशानी बताते हुए कहा कि घर पर कोई नहीं है, यदि मेरे घर के आसपास डिलीवरी दे पाएं तो। ऐसा करते करते उसे पुरानी RTO तक बुलाया। वह कार से यहाँ पहुंचा। हमने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसे हमने 7,000 रुपये दिए, उसने तत्काल हमें ऑक्सीफ्लोमीटर निकाल कर दे दिया। इसके बाद हमने उसे दबोच लिया। पूछताछ में यतेंद्र पिता नंदलाल ने बताया कि अरबिंदो अस्पताल में पास उसका किराए का एक मकान है, वहां पर भी एक ऑक्सीफ्लोमीटर रखा हुआ है। इस पर हमने दबिश देकर वहां से भी ऑक्सीफ्लोमीटर बरामद किया। मामले में उससे पूछताछ की जा रही है कि वह यह कहां से लेकर आता है। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां एक किसान को पुलिस ने जमकर घसीटे हुए लात घूंसों से पीटा है। किसान गेहूं बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ खरीदी केंद्र पर जा रहा था। उसने पुलिस को कागज भी दिखाए, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस के बर्बता का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने अपने बचाव में कहा कि वह अदातन अपराधी है और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा था। पीड़ित किसान सत्येंद्र द्विवेदी पुलिस की बर्बता की शिकायत लेकर SP शहडोल कार्यालय पहुंचे। शिकायत में आरोप लगाया कि मैसेज आने के बाद वह 5 मई को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए खरीदी केंद्र जा रहे थे। भैंस बीमार थी, इसलिए दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर के पास ट्रैक्टर खड़ी करा दी गई। इसी दौरान पंपोत थाने के प्रधान आरक्षक जीवनलाल और 2 अन्य पुलिसकर्मी आ गए। पूछने पर जमीन की पर्ची दिखाई तो बताया कि गेहूं बेचने खरीदने केंद्र जा रहा था। इतना सुनते जीवनलाल और साथी पुलिसकर्मियों ने मारना शुरू कर दिया। लात घूंसों से मारा और थाने ले गए। वहां कहा गया कि शुक्र मनाओ कि STSC एक्ट नहीं लगा रहे हैं और 151 पर प्रकरण दर्ज किया गया है। पीड़िता किसान सत्येंद्र ने बताया कि पंपोत थाने में उसके साथ की गई मारपीट की शिकायत ब्योहारी SDOP कार्यालय में करने के लिए पहुंचा तो वहां शिकायत ही नहीं लगाई गई थी। उसे शिकायत लेकर 150 किलोमीटर दूर SP कार्यालय आना पड़ा। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। शुद्धता स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। सबकी जुबां पर बस एक ही कहानी, हेल्थ और वेल्थ की है ये निशानी। स्वाद, शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी, जानी पहचानी वो है रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। वो है रानी सिंह तेल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की रोजाना देश भर में कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच शुक्रवार रात ऐसा ही एक मामला अजमेर में सामने आया है। यहां पुलिस ने 4,000 कीमत के रेमडेसिविर इंजेक्शन को 23,000 रुपए में बेचने के शक में 2 युवतियों को पकड़ा। इस बीच पुलिस गिरफ्त में आई दोनों युवतियां ने उल्टा खुद को ही मामले में ब्लैकमेलिंग का शिकार बताते हुए FIR दर्ज कराई है। मामले में पुलिस को युवतियों की शिकायत करने वाले परिवादी आशीष सोनी ने बताया कि शुक्रवार को एक परिचित संक्रमित की पत्नी उसके पास रोते हुए रेमडेसिविर के लिए रुपए आधार लेने पर आई। महिला ने बताया कि उसके पति की जान बचाने के लिए इंजेक्शन की जरूरत है। महिला ने एक मोबाइल नंबर के बारे में भी जानकारी दी। उसे किसी ने यह नंबर दिया था। उनसे पास इंजेक्शन है, लेकिन 25,000 रुपए मांग रहे हैं। सोनी ने महल से मोबाइल नंबर लेकर कॉल किया तो वहां से एक महिला ने बात की, रेट कम करने को कहा तो उनसे कहा कि 23,000 से कम में इंजेक्शन नहीं मिल सकती। सोनी ने 3 इंजेक्शन की जरूरतें बताते हुए सौदा पक्का किया। उस महिला ने पहले सोनी को स्वामी कॉम्प्लेक्स के निकट आने पर और फिर बाद में अजमेर क्लब के पास बुलाया।
यहां कार में सवार भूमिका और प्रियंका इंजेक्शन लेकर पहुंची थी। सोनी ने मौका देखकर कार का गेट खोला और उसके बाद कब्जे से 3 इंजेक्शन बरामद कर लिए और पुलिस को बुला लिया। कोटरा निवासी भूमिका और प्रियंका को एनजीओ कार्यकर्ता आशीष सोनी की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा था। युवतियों के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए थे। पुलिस को दिए बयान में दोनों बहनों ने खुलासा किया है कि उनके माता पिता भी कोरोना से संक्रमित हैं। पिता जलेयन अस्पताल में और माता पुष्कर रोड स्थित मित्तल अस्पताल में भर्ती हैं। इसके लिए उन्होंने खुद जयपुर के एक एमआर से ब्लैक में ये इंजेक्शन खरीदे थे। इसके बाद दोनों ने भी खुद के ब्लैकमेलिंग के शिकार होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अब दोनों एंगल से जांच में जुटी हुई है। इटारसी में रेलवे स्टेशन के सामने एक कार रोकने पर एक महिला ने प्रशासन व पुलिस के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कार से उतरकर महिला ने पहले तहसीलदार पूनम साहू से बदतमीजी की। समझाने आए एचसीएम मदन रघुवंशी पर भी भड़क गए। करीब 15 मिनट तक महिला स्टेशन के सामने हंगामा करती रही, जिसके बाद उक्त महिला को थाने भेज दिया गया था। करीब 1 घंटे तक उसे थाने में ही बिठाकर रखा था। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने इटारसी में स्थानीय प्रशासन व पुलिस रोको टोको अभियान के तहत रेलवे स्टेशन के सामने से गुजरने वाले पैदल व वाहन चालकों को रोककर पूछताछ कर रही है। इसी दौरान शहर के एकलजी कॉलोनी में रहने वाली महिला अपने बेटे के साथ शहर के भ्रमण पर कार से निकली। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी और तहसीलदार पूनम साहू ने कार रोककर महिला से बाजार में घूमने का कारण पूछा। महिला ने दोनों अधिकारियों को टायर में हवा भरने की बात कही। तहसीलदार ने उन्हें कहा कि आपको पता है कि संक्रमण के कारण कितनी बेकार स्थिति है। वह हवा भरने बच्चों के साथ आई थी। यह सुन महिला आग बबूला हो उठी। कार से उतरकर तेज आवाज में तहसीलदार व एसडीएम मदन रघुवंशी पर महिला भड़क उठी। महिला बार बार कह रही थी कि मुझसे बदतमीजी मत कीजिए। करीब 15 मिनट तक चले घटनाक्रम के बाद उस महिला को थाने भेजकर 1 घंटे बिठा कर रख दिया था। वह उसके परिजनों को समझा बुझा दिया। महिला ने जाते जाते एसडीएम से माफी मांगी। एसडीएम मदन रघुवंशी ने बताया, रोको टोको अभियान में बगैर काम के घूमने वाले लोगों को रोककर पूछताछ की जा रही थी। एकलजी कॉलोनी में रहने वाली जो बच्चों के साथ घूम रही थी। महिला गाड़ी में हवा भरवाने जाने का कह रही थी। उसने जुर्माना भरवाने का कहा तो महिला ने तहसीलदार सीएमओ से बदतमीजी की। उन्हें समझा बुझा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 11 दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल महिला की मौत के बाद लोगों ने शव बरेली मथुरा हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। मामला हाथरस जंक्शन क्षेत्र का है। ग्रामीणों ने जिस रोडवेज बस से टक्कर हुई थी उस पर कार्रवाई की मांग की। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए लोगों को मनाया, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस अफसरों ने आरोपी पर कार्रवाई का भरोसा दिया तो लोग शांत हुए। दरअसल हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव दरियापुर निवासी विजय कुमार, उनकी पत्नी और उनका 8 साल का बेटा शादी समारोह से 27 अप्रैल को वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कोलारो गांव के पास रोडवेज बस ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे विजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों के द्वारा अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ में 1 दिन बाद ही 8 साल बेटे को भी मौत की हो गई। वहीं पत्नी का अलीगढ़ में उपचार चल रहा था। शनिवार को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में विजय कुमार की पत्नी की भी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर शव को बरेली मथुरा हाईवे पर रख दिया और जाम लगा दिया गया। जाम की सूचना पर तत्काल मौके पर इलाका पुलिस और आला अधिकारी पहुंच गए, जहां उनके द्वारा परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर परिजन हाईवे से उठे। इस बारे में थाना प्रभारी राजीव कुमार का कहना है कि इस मामले में इनकी तहरीर पर पहले ही अज्ञात में केस दर्ज कर लिया गया था और कार्रवाई की जा रही है। ये लंबी लाइन और महिला पुरुषों की भारी भीड़ किसी धर्मस्थल के बाहर की नहीं है और न ही यह भीड़ किसी मतदान स्थल की है। यह भीड़ जिले के लाडनू कस्बे में एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की बताई जा रही है। 2 दिन पहले जिला में डोज खत्म होने से वैक्सीनेशन बंद हो गया था। अब डोज सप्लाई आने के बाद आज वैक्सीन दोबारा शुरू कर दी गई है। ऐसे में टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई है।
लाडनू शहर में बनाए गए एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की जबरदस्त भीड़ जुट गई है। मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी तार तार होते दिखाई दे रहे हैं। लोगों की ये भीड़ कोरोना संक्रमण को सीधा सीधा न्योता दे रही है। वैक्सीनेशन करवाने के दौरान की जा रही ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसके बारे में सोचना भी बहाव्य है। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इसके चलते जब जिले में 45 साल के ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए पिछले 2 दिनों से बंद वैक्सीनेशन कार्य को शनिवार को दोबारा से शुरू किया गया था। इसके लिए आज 140 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए हैं। इस दौरान करीब 17,600 लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य का रखा था। ये सभी 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं, जिन्हें कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए पहली व दूसरी डोज लगाई जा रही है। नागौर में शुक्रवार को 121 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे व 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। सोना और चांदी की चमक एक बार फिर बढ़ने लगी है। इस हफ्ते सोना 693 रुपए महंगा होकर 47,484 पर पहुंच गया है। इस हफ्ते से पहला सोना 46,791 रुपए पर था। वहीं चांदी की बात करें तो ये 3,035 रुपए महंगी होकर 70,835 पहुंच गई है। सोने की तुलना में चांदी से ज्यादा तेजी आ रही है। अप्रैल महीने में ही सोना 2,601 महंगा होकर 40,743 पर पहुंच गया था। 31 मार्च को यह 40,190 रुपए था। वहीं अप्रैल में चांदी भी 4,968 रुपए महंगी हुई थी। 31 मार्च को अब बाजार बंद हुआ था, तब चांदी 62,862 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जब अब 66,800 रुपए पर है। केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश में अस्थिरता या अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इससे देश ज्यादातर जगह लॉकडाउन लगने गया है। इससे भी लोगों में कोरोना के प्रति फिर से डर का माहौल है। इसके अलावा देश में महंगाई भी बढ़ने लगी है। इसी में से सोना दाम आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाले 5 से 6 महीनों में यानी दिवाली तक सोना 60,000 रुपए पर पहुंच जाएगा। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि अभी कोरोना के कारण दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इसका फायदा सोने को मिल सकता है। आने वाले महीनों में सोना फिर 55,000 तक पहुंच सकता है। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए K न्यूज़। धन्यवाद।